हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी जीके का मैराथन क्लास। तो दोस्तों, यदि आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप सबका यदि 1 तारीख का पेपर लगा है या अन्य कोई एग्ज़ाम जिसमें यूपी जीके के सवाल आते हैं, तो ये सेशन आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये स्पेशल यूपी SSC को देखकर बनाया गया है। यदि आप यूपीएसआई, होमगार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस की भी तैयारी करें तो सेशन आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं सेशन की तरफ। आपका पहला सवाल क्या है कि उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ के संबंध में कथन देखें, मतलब सही कथन आप सबको बताना है। ठीक है, सब में सही बताना है। कह रहा कि जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, तो बिल्कुल बात सही है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, आप सबको बता दें, इसमें 100 क्वेश्चन से भी प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, और आप सबका हर एक टॉपिक को कवर किया गया, चाहे योजना हो, जो भी है, जितने भी सिलेबस में लगभग सब कवर किया गया इसमें। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, लगभग इसमें 300 से भी ज़्यादा सबको क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, आप सबको एकदम फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्लास के बाद। तो आप सब जानते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? जो गंगा यमुना का जो मैदानी भाग होता है, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दूसरा है कि यह मिट्टी गंगा हो गया, यमुना और घाघरा नदी द्वारा लाई गई। बिल्कुल बात सही है। तो गंगा, यमुना, घाघरा के किनारे किस प्रकार की मिट्टियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं? जलोढ़ मिट्टी। और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो कपास की खेती के लिए होता है ना, वो काली मिट्टी मानी जाती है। अच्छा, ठीक है, तो तीसरा वाला तो गलत है और पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? अच्छा, यहाँ अनुपयुक्त कहा है कि अनुपयुक्त मतलब उपयोगी नहीं है, तो इसमें आप डी ऑप्शन को सही करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि उपयोगी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी मानी जाती है। आगे क्या है देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये गंगा हो गया, ये मिट्टी गंगा प्रणाली की नदियां द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी है। यह गेहूं हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया जैसी फसलों की महत्वपूर्ण मानी जाती मिट्टी, और कपास काली मिट्टी की फसल मानी जाती है। ठीक है, जलोढ़ की नहीं। आगे क्या? अगला क्वेश्चन नंबर 2 डैम से लिया गया है। देखिए, कह रहा है कि बांध से संबंधित कथन देखे। कथन मतलब सही कथन देखना है। कह रहा है कि माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। बिल्कुल बात सही है। किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। कह रहा है कि रिहंद बांध उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। ये भी बात सही है। ठीक है, और माता टीला बांध कह रहा है कि सोनभद्र जिले में है, तो ये सोनभद्र जिले में नहीं है, बल्कि झांसी और ललितपुर के सीमा पर है। आप कह सकते झांसी में। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ भी आप सबका पहला ऑप्शन सही होगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जैसे जो सोनभद्र में है, ओबरा वाला है। ठीक है, ओबरा ताप वाला यहाँ पर है। आगे क्या है? आगे देखिए, माता टीला बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध भी माना जाता है, और माता टीला बांध झांसी जिले में स्थित है, सोनभद्र में नहीं। रिहंद बांध से गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनी है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे क्या है? देखिए, रिहंद बांध वहीं पर है। ठीक है, सोनभद्र में। और गोविंद जो बल्लभ पंत सागर झील है, ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की नदियों के संबंध में सही कथन बताना आप सबको। ठीक है, कह रहा है कि घाघरा नदी को सरयू भी कहा जाता है, तो बिल्कुल बात सही है। पहले अब इसका नाम चेंज कर दिया गया था ना। ठीक है, तो अब घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सरयू नदी ही। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है कि घाघरा नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये बात क्या सही है? घाघरा नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, वो यमुना नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? यमुना नदी, ना कि घाघरा नदी। ठीक है,
और ये नदी तिब्बत से निकलती है। तो ये तो बात सही है, कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही। और जो यमुना नदी है ना, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चाप का भी निर्माण करती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के संबंध में सही कथन पहचान करना आप सबको। कह रहा कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनीय है। बिल्कुल बात सही है। उत्तर प्रदेश में आप सब जानते हैं विधानसभा है और विधान परिषद भी है। ठीक है, तो अच्छा, विधानसभा और विधान परिषद में कुल कितना सीट है उत्तर प्रदेश में? 100। और विधानसभा में कितना सीट है? 403। ठीक है, और कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। क्या बात सही है? और कह रहा है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये तो बात सही है। ठीक है, तो आप सब बताइए कि क्या सही है। तो देखिए, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ना, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते, विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो पहला और तीसरा सही होगा, और जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप सब करेक्ट कर रहे हैं? ऑप्शन ए सही कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में और लोकसभा की सीट कितनी है? 80। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 31 सीट है। और विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100, लोकसभा का 80 और राज्यसभा का 31 सीट है। ठीक है, आगे क्या है देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन। भारत में कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदनीय व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, और राज्यपाल आप सब जानते हैं राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। विधान परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और इन सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। और विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। ये जो विधान परिषद है इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें होती है? राज्य में मुख्यमंत्री के पास होती है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक पावर किसमें होती है? मुख्यमंत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा कि उत्तर प्रदेश की जिला सीमा के संबंध में सत्य कथन आप सबको बताना है। ठीक है, मतलब किससे बाउंड्री कौन से शेयर होती है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों से लगाती है। ठीक है, देखिए 9 राज्यों का मतलब क्या है कि कौन कौन से शेयर इसमें मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे अगर हम करें रियल में तो 8 राज्य है, एक यूटी है और एक क्या है जो आप सबके साथ देश है। 8 तो राज्यों के साथ शेयर करती है और एक यूटी, तो कुल कितना हो गया? 9। अगर देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती कितना? 1 नेपाल के साथ। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से यहाँ कर दिया। राज्यों में अगर यूटी को शामिल कर दे तो एक बात एकदम सही है। तो कह रहा कि उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। ये भी बात सही है। ठीक है, नेपाल से शेयर करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जिले वाली सीमा मध्य प्रदेश से है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जिले वाली सीमा मध्य प्रदेश से है। देखिए, तो यहाँ अगर हम बात करें तो पहला अगर हम कह दें, यहाँ देखिए केवल राज्य लिखा है। अगर राज्य ना लिखता, यूटी भी लिखता ना, तो इसको हम सही करते हैं। तो इस आप सबको देखिए बता दिए, 8 राज्य हो गया, एक यूटी हो गया, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया। ठीक है, तो यहाँ केवल राज्य का, इसीलिए आप सब पहले को गलत मान लीजिए। आप सबको इतना तो समझ में आया होगा, अगर राज्य और यूटी की बात करता तब 9 होता। ठीक है, तो दूसरा सही है। और उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जो सीमा है किस राज्य के साथ लगाती है? मध्य प्रदेश के साथ लगाती है। ये भी बात सही है। कुल उत्तर प्रदेश के जो 11 जिले हैं मध्य प्रदेश को टच करते हैं, संपर्क करते हैं। ठीक है, तो पहला और कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, नहीं पहला और तीसरा नहीं, देखिए मिस्टेक हो गया, हम बता रहे हैं कुछ। देखिए पहला तो गलत है। ठीक है, तो दूसरा आपका सही है और तीसरा सही है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा बन जाएगा? बी आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या है देखिए, कह रहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, ना कि 9।
तो कितना है 8+1+1, 8 राज्य, 1 यूटी, 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेपाल इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगती है। और भी उत्तर प्रदेश के कुल कितना जिला शामिल है, 11 जिला शामिल है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के संबंध में आप सबको सत्य कथन बताना है। ऐसे देखिए दोस्तों, आप सबका बहुत सारा टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा। थोड़ा आप सबको हार्ड लगेगा बट रिवीजन आप सबका बहुत ज़बरदस्त होगा। कह रहा है कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल बात सही है। अयोध्या क्यों प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं, यहीं पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो दूसरा, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाती है, ये भी बात सही है। ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें आप सबको पता होगा। प्रयागराज कह रहा है कि केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, नहीं, बौद्ध धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे धर्मों से संबंधित है प्रयागराज। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसलिए आप सबका कौन सा आंसर होगा, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, देखिए अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और मथुरा को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी माना जाता है। प्रयागराज हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ, आप सब जानते हैं, यहीं पर महाकुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है, और महाकुंभ मेला कितने साल में आयोजित किया जाता है, 12 वर्ष में एक बार। अर्ध कुंभ भी लगता है जो कि 6 वर्षों में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि उत्तर प्रदेश रामसर साइट के संबंध में आप सबको सत्य कथन बताना है। और कह रहा कि नवाबगंज पश्चिम बिहार एक रामसर साइट है, क्या बात सही है? तो बिल्कुल बात सही है। जो नवाबगंज है, जो पश्चिम बिहार है ना, ये उत्तर प्रदेश का एक रामसर साइट भी है। कह रहा कि समस्तीपुर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। समस्तीपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और कह रहा कि चिल्का झील उत्तर प्रदेश का राम, देखिए चिल्का झील कहाँ पर है, ये तो दूसरे राज्य में है। ठीक है, अच्छा, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट है, 10 रामसर साइट है। ठीक है, तो केवल पहला और दूसरा बात एकदम सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए नवाबगंज पश्चिम बिहार और समस्तीपुर पश्चिम बिहार, दोनों क्या चीज़ें, रामसर साइट है। और दोनों कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो यही तो तीसरे ऑप्शन पर था। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, झीलों के बारे में आप सबको सत्य कथन की पहचान करना है। कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर मानव निर्मित झील है, बिल्कुल बात सही है। एशिया का सबसे बड़ा झील है, ये भी कहाँ पर है, आप सब जानते हैं, सोनभद्र में है। ठीक है, और यह झील रिहंद नदी से बनी है, ये भी बात सही है। यह झील पीलीभीत जिले में स्थित है, क्या बात सही है? देखिए पीलीभीत जिले में नहीं स्थित है, बल्कि कहाँ पर है, सोनभद्र जिले में। तो पहला और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील मानव निर्मित झील है, यह रिहंद बांध के कारण बनी है। ठीक है, यह सोनभद्र जिले में स्थित है, पीलीभीत में नहीं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील, उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की कह सकते, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, टाइगर रिजर्व के बारे में आप सबको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा कि दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। आप सब जानते हैं जो लखीमपुर खीरी जिला है 21 मंडल में आता है, आप सब बताइए, पूछा जा सकता है। तो आप सब देखिए जो लखीमपुर खीरी जिला बहुत दूर है, ठीक है, और फिर भी ये किस मंडल के अंतर्गत आता है, लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। और जो लखीमपुर खीरी जिला है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है एरिया के दृष्टि से। ठीक है, और यह नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, बिल्कुल बात सही है। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, एकमात्र नहीं है, उत्तर प्रदेश में कई अब टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, ठीक है, तो आगे क्या है,
देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी जिले में है। और एक किसके साथ सीमा बनाता है? नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश में कई टाइगर, जैसे आप सब जानते हैं कि जो रानीपुर भी हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के खनिज के संबंध में सत्य कथन आप सबको बताना है। कह रहा कि सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की खनिज राजधानी कहा जाता है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही। खनिज राजधानी किसको बोला जाता है? उत्तर प्रदेश को बोला जाता है, ठीक है। और कह रहा कि यहाँ कोयला और चूना पत्थर पाए जाते हैं। बिल्कुल बात सही है। उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र जिले में। और यहीं पर क्या पाया जाता है? चूना पत्थर भी। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सोने की खदानें भी पाई जाती हैं। क्या बात सही है? क्या है? सोने की खदान पाई जाती है? नहीं, ठीक है। तो कौन सा सही होगा? केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आगे क्या है देखिए, सोनभद्र को यूपी की खनिज राजधानी कहा जाता है। यहाँ कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा कि तराई क्षेत्र की मिट्टी के संबंध में सत्य कथन आप सबको बताना है। कह रहे कि तराई क्षेत्र की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती है। तराई क्षेत्र मतलब जो गंगा तलहटी वाला क्षेत्र हो गया, यमुना वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये सब तराई क्षेत्र में आता है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी, मतलब जो किनारे के, जैसे गोरखपुर हो गया, ये सब एरिया क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का। तो यह क्षेत्र नेपाल सीमा से लगा है। बिल्कुल बात सही है। तराई क्षेत्र की मिट्टी काली मिट्टी के अंतर्गत आती है नहीं। जो यहाँ की मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है, बलुई मिट्टी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सही, और जबकि तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। आप सब जानते हैं काली मिट्टी जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है यहाँ सब पाई जाती हैं, या कह सकते हैं मध्य भारत में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ सब ज़्यादा पाए जाते हैं। बट उत्तर प्रदेश के संबंध में आप सब देखिएगा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ठीक है, काली मिट्टी के लिए। देखिए तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है, और यह क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगा है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ प्रकृति की पाई जाती है और बहुत उपजाऊ भी होती है। आप जानते काली मिट्टी मुख्यतः दक्कन पठार में पाई जाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के दृश्य से देखेंगे ना, जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, यहाँ पर काली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों पाई जाती है, ठीक है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि माता टीला बांध के संबंध में सत्य कथन बताना है। कह रहा कि माता टीला बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। बिल्कुल बात सही है। और यह बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्या बात सही है? देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आप सबको क्या हो जाता है? डाउट हो जाता है, ठीक है। क्या माता टीला बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? बिल्कुल बात सही है। इस बांध से गोविंद बल्लभ पंत सागर झील निकलती है। नहीं, माता टीला बांध से नहीं निकलती है, ये बात गलत है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही होगा, ठीक है। आगे क्या है देखिए, माता टीला बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील रिहद बांध से बनी है, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिए, अभी आप सब ऊपर भी बताए थे, ठीक है। और माता टीला बांध कहाँ पर है? झांसी में, ठीक है। आगे क्या है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संबंध में आप सबको सत्य कथन बताना है, ठीक है। कह रहा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व तराई क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल बात सही, यही तो क्षेत्र सब आता है तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का एकदम उत्तरी क्षेत्र क्या होता है? तराई क्षेत्र होता है, ठीक है। तो बात सही कहा है। आगे दूसरा स्टेटमेंट क्या है देखिए, कह रहा कि ये उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से सटा है। बिल्कुल बात सही है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कुल कितना जिला नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं? 7 जिला, ठीक है। इसे भारत का पहला टाइगर रिजर्व, ये बात गलत है। जो पीलीभीत का टाइगर रिजर्व है ये भारत का पहला नहीं है। तो केवल पहला और दूसरा सही होगा, जबकि तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। आगे क्या है देखिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। यह नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी सीमा लगाता है, ठीक है। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट था, जो कि कहाँ पर था?
उत्तराखंड में है, ठीक है। इसी को पहले हेली के नाम से जाना जाता था। और पीलीभीत जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, फिर रामसर साइट से क्वेश्चन आपसे से पूछा गया है। कार्य कि समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली जिले में है, ठीक है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही, बिल्कुल बात सही है। तो समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ पर है? रायबरेली। और सरसई नावर झील इटावा, देखिए अभी शायद कौन सा पेपर था, हमारे समझ से था स्टेनो वाले में ये पूछा गया था, सरसई नावर झील कहाँ पर? इटावा जिले में। तो बिल्कुल बात सही है। और कह रहा कि केवल नवाबगंज पश्चिम बिहार ही उत्तर प्रदेश में रामसर साइट है, ये बात गलत है। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 10 रामसर साइट हैं, ठीक है। आगे क्या है देखिए, समस्तपुर पश्चिम बिहार याद कर लीजिए कहाँ पर? रायबरेली जिले में। और सरसई नावर झील कहाँ पर है? इटावा जिले में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि उत्तर प्रदेश के जिला सीमा के संबंध में सही कथन देखें। कह रहा कि सहारनपुर जिला हरियाणा और उत्तराखंड दोनों से सीमा लगाता है, क्या बात सही है? और आप जानते हैं कि सहारनपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। सहारनपुर जिला जो हरियाणा किसके किसके साथ सीमा लगाती है, आप सब जानते हैं किसके साथ सीमा बाउंड्री करती है? हरियाणा और उत्तराखंड दोनों से, ठीक है। और कह रहा कि सोनभद्र जिला छत्तीसगढ़ से सीमा लगाता है। और सबसे जो दक्षिणी जिला है कौन सा? सोनभद्र है। और ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। सबसे ज़्यादा जिला से कौन सा जिला सीमा लगाता है? सबसे ज़्यादा राज्य से तो आप बताएंगे सोनभद्र, और सबसे दक्षिणी जिला भी है। और गोरखपुर जिला नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, क्या बात सही है? नहीं, गोरखपुर थोड़ी ना साझा करता। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा सही है, ठीक है। आगे क्या देखिए, सहारनपुर जिला हरियाणा और उत्तराखंड दोनों से लगा है। और सोनभद्र जिला छत्तीसगढ़ से सीमा लगाता है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से सीमा लगाता है। कौन कौन सा? बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और झारखंड हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। और नेपाल से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से ज़िले हैं? जैसे लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, ठीक है। और भी ज़िले हैं, कुल 7 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कुंभ मेला के संबंध में आप सबको बताना सही कथन। कह रहा है कि कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर आयोजित होता है। अच्छा, जो कुंभ मेला लगता है ना, महाकुंभ मेला, अब इसको बोलते हैं, 12 वर्ष पे लगता है। और आप सब जानते हैं कि जो प्रयागराज में है, यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम है। सरस्वती जो कि अदृश्य नदी हो गया, ठीक है। आगे क्या देखिए, कुंभ मेला को महाकुंभ आप सब समझिएगा, ठीक है। प्रत्येक कितने वर्ष पे लगता है? 12 वर्ष पे। कुल 4 जगहों पर भारत में लगता है, ठीक है। ये केवल उत्तर प्रदेश में ही आयोजित होता नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा जैसे उत्तराखंड हो गया, नासिक हो गया ना, बहुत 4 जगहों पर आयोजित किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, और पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही। आप सब जानते हैं कि जो महाकुंभ मेला है उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? प्रयागराज पर लगता है, ठीक है। और यहीं पर त्रिवेणी संगम भी है प्रयागराज में। और कितने साल में लगता है महाकुंभ मेला? 12 वर्ष में लगता है। और कहाँ पर लगता है? जैसे उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, उज्जैन कहाँ? मध्य प्रदेश में, नासिक में लगता है। तो कुल कितना जगह हो गया? 4, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, नासिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि उत्तर प्रदेश के नदियों के संबंध में आप सबको सत्य कथन बताना है। कह रहा कि केन नदी यमुना की सहायक नदी है, बिल्कुल बात सही है। केन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और कह रहा कि केन नदी बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर बहती, ये भी बात सही है। अच्छा, बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं? 7 जिले आते हैं, ठीक है। और केन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, नहीं, इसका जो उद्गम होता है अमरकंटक से नहीं, अमरकंटक सोन नदी का होता है, नर्मदा नदी का होता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है केवल, और आप सबका पहला सही हो जाएगा आंसर, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है।
देखिए, केन नदी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, और बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर बहती है। इसका उद्गम कैमूर पर्वतमाला से होता है, ना कि अमरकंटक से, याद कर लीजिएगा। और यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के संबंध में आप सबको सही कथन बताना है। कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल बात सही है, जो राज्यपाल होते हैं ना, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक अपने पद पर राज्यपाल महोदय बने रहते हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितने साल तक होता, 5। वैसे तो 5 साल तक होता, नहीं तो राष्ट्रपति जब तक ले चाहे तब तक इनको राज्यपाल बना सकता है, ठीक है। और राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति होती है। क्या ये बात सही है कि राज्यपाल क्या विधानसभा को भंग कर सकता है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है, राज्यपाल तो भंग कर सकता है। तो डी आपका ऑप्शन होगा। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और राज्यपाल का कार्यकाल वैसे कितना होता है, 6 साल, सॉरी 5 साल। वैसे तो राष्ट्रपति के पद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। और इससे मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा भंग करने की शक्ति होती है। सलाह कौन देगा, मुख्यमंत्री देगा, ठीक है, जैसे केंद्र में होता है वैसे यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की झीलों के संबंध में आप सबको बताना सत्य कथन, ठीक है। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन साइड हो गया। कह रहे कि सरसाई नावर झील एक प्राकृतिक झील है। अच्छा, ये सरसाई नावर झील कहाँ पर था, इटावा में था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है स्टेनो वाले में, अभी जस्ट ही जो पेपर हुआ है 20 तारीख को, ठीक है। तो पहला तो सही है। और कैसा झील है, प्राकृतिक झील है, ठीक है। आगे क्या है, यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सरसाई नावर झील किसके लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए, ये भी बात सही है। यह झील सोनभद्र जिले में नहीं बल्कि किस जिले में, इटावा जिले में। तो पहला आपका पहला और दूसरी स्टेटमेंट सही होगा। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है सब अच्छे लेवल के बनाए हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तो खूब कन्फ्यूजन आप सबको होगा कि ये सही है कि ये सही है, ठीक है। तो आप सब ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, सरसई नावर झील एक प्राकृतिक झील है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। और एक ऐसा है, एक रामसर साइट भी है। टोटल रामसर साइट कितने हैं, 10 यूपी में। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के खनिजों के संबंध में सत्य कथन देखें। कह रहा है कि सोनभद्र जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। बिल्कुल बात सही, चूना पत्थर हो गया, बॉक्साइट हो गया, कोयला हो गया, है ना, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, सोनभद्र में। और कह रहा है कि चूना पत्थर का उत्पादन यूपी में किया जाता है। जैसे बात यूपी में भी होता है चूना पत्थर का उत्पादन। उत्तर प्रदेश में हीरे की खदानें पाई जाती है। देखिए, हीरे की इतना बड़ा बड़ा खदानें नहीं पाए जाते जितना इसमें कहा है, ठीक है। हाँ, हीरा का उत्पादन जैसे कहीं कहीं होता है, जैसे बांदा जिले में हो गया, ठीक है, पाया जाता है। लेकिन खदानें ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा हीरे का ही उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, कहीं कहीं पाया जाता है हीरा, ऐसे बात नहीं है। आगे क्या देखिए, सोनभद्र जिले में बॉक्साइट हो गया, कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, सब पाया जाता है। और सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का है सबसे दक्षिणी जिला। और कितने राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, 4 राज्यों के साथ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। आगे क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की काली मिट्टी के संबंध में सत्य कथन देखें। कह रहा है कि काली मिट्टी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। अगर आप ध्यान से ऊपर पढ़े होंगे, आप सबको बताए थे, ठीक है। वैसे अगर भारत के स्तर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये सब एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर काली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों पाए जाते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। और कपास के लिए उपजाऊ माना जाता है काली मिट्टी। और ये मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बिल्कुल बात सही है। ये मिट्टी गंगा नदी द्वारा लाई गई जड़ोल मिट्टी है, ये बात गलत है। जड़ोल मिट्टी उपजाऊ, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी यही मानी जाती है, जड़ोल मिट्टी। तो केवल आप सबका कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा।
जो काली मिट्टी होता है ना, वो जो लावा वावा रहता है उसके माध्यम से बनती है, ना कि गंगा यमुना के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से। देखिए काली मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में सीमित मात्रा में पाई जाती है, और यहीं पर लाल मिट्टी भी पाई जाती है, ये भी पेपर में पूछा गया है। यह मिट्टी नमी को लंबे समय तक रोक कर रखती है। अच्छा, काली मिट्टी को इसमें ज़्यादा नमी पाया जाता है ना, बिना जुताई वाला मिट्टी भी इसे कहते हैं, क्योंकि उसमें पानी जाते हैं ना एकदम पूरा क्या हो जाता है, लसमस हो जाती है मिट्टी। ठीक है, जरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है इसी को, याद कर लीजिएगा। कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि रिहंद बांध के संबंध में सत्य कथन बताना है। कह रहा कि रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। क्या बात सही है? देखिए जो रिहंद नदी है वो किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। तो ये बात तो एकदम सही है। ठीक है, पहला तो एकदम सही है। और कह रहा कि रिहंद नदी पर बने बाद गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ये अब तो सबको याद हो गया होगा। तो जो रिहंद नदी पर बांध बना है एक कृत्रिम जलाशय है, जो कि भारत कह सकते एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है, और ये कहाँ पर है? सोनभद्र में। तो ये भी बात सही है। रिहंद नदी गंगा नदी में सीधे मिलती है, ये बात गलत है। अभी देखिए ऊपर बताया गया है, तो ये गंगा की नहीं बल्कि रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। तो पहला और दूसरा सही होगा। पहला और दूसरा किस ऑप्शन पर दिख रहा है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। इसी नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है, और इस बांध को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा कि दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में आप सबको सत्य कथन बताना है। कह रहा कि लखीमपुर खीरी जिले में, बिल्कुल बात सही है। और लखीमपुर खीरी जिला किस मंडल में आता है? लखनऊ मंडल में। और ये तराई क्षेत्र में फैला, बिल्कुल बात सही है। और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ये बात गलत है। उत्तर प्रदेश में कई टाइगर रिजर्व अब हैं, तो केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। तो 23 का कौन सा आंसर होगा? सी ऑप्शन। आगे क्या है देखिए, टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी जिले में। एक मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। देखिए कह रहा कि उत्तर प्रदेश के रामसर साइट के संबंध में सही कथन। देखिए सरसाई नावर झील एक रामसर साइट है, भी आप सबको ऊपर बता दिए हैं। ठीक है, तो इटावा जिले में प्राकृतिक झील है, पक्षियों के लिए जाना जाता है, प्रवासी पक्षियों के लिए। समस्तपुर पक्षी विहार रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त, ये भी बात सही है। केवल प्राकृतिक झीलें को ही रामसर साइट घोषित किया जाता है। क्या बात सही है? ये देखिए तीसरा स्टेटमेंट आप सबको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो देखिए जो रामसर साइट होते हैं, चाहे कृत्रिम हो या चाहे प्राकृतिक हो, ठीक है, दोनों को रामसर साइट में शामिल किया जाता है। तो पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, तो वैसे भी क्वेश्चन आप सबसे बनाकर पूछा भी जा सकता है। ठीक है, देखिए सरसाई नावर झील कहाँ पर? इटावा में है। कैसा है? प्राकृतिक है और पक्षियों के लिए जाना जाता है, रामसर साइट है। देखिए मानव निर्मित राम आर्द्रभूमि को भी रामसर साइट में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, केवल ऐसा जरूरी नहीं कि प्राकृतिक रूप से हो तभी शामिल किया जा सके। कह रहा कि माता टीला डैम के बारे में सही कथन बताना है। यह बांध बेतवा नदी पर बनाया गया, बिल्कुल बात सही है। यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये भी बात सही है। यह बांध सोनभद्र जिले में, ये बात गलत है। माता टीला बांध कहाँ पर है? ललितपुर में, या कह सकते झांसी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के संबंध में सत्य कथन देखें। कह रहा कि विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। अच्छा, आप सब जानते हैं विधानसभा में कुल कितना सीट है? वर्तमान में 403, जिसे आप विधायक बोलते हैं। ये क्या होते हैं ना, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
और कह रहा है कि विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ये भी बात सही है। विधानसभा का अध्यक्ष राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्या बात सही है? देखिए जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपस में चुने जाते हैं, ठीक है, जितने भी सदस्य होते हैं आपस में इनका चुनाव होता है। तो पहला और दूसरा बात सही है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही। देखिए विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव सदस्य करते हैं, जैसे जो 403 सदस्य है ना, इन्हीं में से जो सबसे ज़्यादा जिनके पास अनुभव होगा, जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होंगे, ऐसा भी इसी के बेस पर भी होता है ना, तो एक लोग को क्या कर लेता है, इसी में से चुन लिया जाता है। आगे क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि उत्तर प्रदेश के जिला सीमा के संबंध में सत्य कथन बताना है। कह रहा कि लखीमपुर खीरी जिला नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो बिल्कुल बात सही है। कुल कितने जिले हैं जो नेपाल से टच होते हैं? 7 जिले। सोनभद्र जिला झारखंड से सीमा साझा करता है, क्या बात सही है? ये भी बात सही है। और सोनभद्र की जिला जो है ना, सोनभद्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा अपनी बनाता है। कौन कौन सा? झारखंड हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। और इटावा जिला राजस्थान से सीमा साझा करता है, ये बात गलत है। राजस्थान से 2 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा जिला? एक तो आगरा हो गया, एक तो मथुरा हो गया, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। आगे क्या देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लखीमपुर खीरी जिला किससे सीमा बनाता? नेपाल से। और सोनभद्र झारखंड से सीमा बनाता है। इटावा राजस्थान से नहीं बनाता है, ठीक है। और राजस्थान से केवल आगरा हो गया और मथुरा हो गया, 2 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के संबंध में आप सबको सही कथन बताना है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। कह रहा कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल बात सही है। और कह रहा कि मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये भी बात सही है, ठीक है। और कह रहा है कि वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। देखिए पहला स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आप सबको समझ में आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो सब लोग पहला तो सही कर देंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ थोड़ा सा सोचे होंगे, ये भी सही कर देंगे। लेकिन तीसरा पर आप आए होंगे तो यहाँ पर रुक गए होंगे, कहेंगे कि अब यहाँ तो थोड़ा दिमाग पर तो जोर तो देना पड़ेगा, ठीक है। आप सब अभी अगर देखेंगे पेपर किसका जो हुआ है स्टेनो का, तो वहाँ पर नदियों के लेफ्ट और राइट के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर आप पेपर को देखेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा। वहाँ गंगा नदी का पूछा था कि कौन सा दाएं तट की सहायक नदी है, ठीक है। तो देखिए जो वाराणसी नदी है ना, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है, बिल्कुल बात सही है, 100% सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो ऑल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, जो कि कौन सा आंसर बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे क्या है देखिए, अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, मथुरा किस नदी पर है? गंगा नदी। मेरठ में यहाँ सब जो गाजियाबाद हो गया है ना, हिंडन नदी बहती है। और वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप सब जानते हैं जो प्रयागराज है, यहाँ पर एक गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती, अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है। और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 3 नदियों का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की नदियों के संबंध में सही कथन बताना है, ठीक है। कह रहा है कि सारना नदी को काली नदी भी कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा साझा भी करती है काली नदी, याद कर लीजिएगा। नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा साझा मतलब बाउंड्री बनाती है, सीमा, बॉर्डर। ये नदी नेपाल से भारत में प्रवेश करती, ये भी बात सही है। कहाँ से निकलती काली नदी? नेपाल से, ठीक है। और यह नदी सीधे यमुना में मिलती है, सीधे यमुना में मिलती है, इसका मतलब यमुना की सहायक है, ये बात गलत है, यमुना की सहायक नहीं है। तो केवल पहला और दूसरा सही बन जाएगा 29 का, ठीक है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे क्या है? अच्छा, ये किसकी सहायक नदी? काली गंगा की सहायक नदी है। देखते हैं यहाँ पर
सारना नदी को काली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, नेपाल से निकल कर कहाँ पर प्रवेश करती, भारत में। आप कह सकते हैं काली नदी उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच सीमा साझा करती है, मतलब सीमा बनाती है, बाउंड्री बनाती है। ये गंगा नदी में मिलती, मतलब गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। ठीक है, अगर आप सबको मैप भी आता होगा ना, जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे यमुना नदी एकदम नीचे नीचे बहती है और जो काली नदी ऊपर, तो वहाँ से बहते बहते यहाँ थोड़ी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं यदि आप सबको मैप याद होगा तो। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश के खनिजों के संबंध में आप सबको कथन को देखना है। कह रहा कि सोनभद्र को यूपी की खनिज राजधानी कहा जाता है। ये भी आप सब ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये तो बात सही है, सबको याद हो गया। यहाँ कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट पाया जाता है। ये भी आप सब ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये भी आपने सही कर लिया। ठीक है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। क्या बात सही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। क्या बात सही है? नहीं। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत। जैसे कहीं के रिसर्च चल रहा, खोजबीन चल रहा। ठीक है, उत्तर सोनभद्र को यूपी की खनिज राजधानी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, ठीक है, बॉक्साइट हो गया, सब पाए जाते हैं। और पेट्रोलियम मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, जैसे असम का डिगबोई हो गया, गुजरात हो गया ना, यहाँ सब क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सहायक नदियों के संबंध में सही कथन देखें। कह रहा है कि गोमती नदी गंगा की सहायक नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, गोमती नदी कहाँ निकलती है, पीलीभीत से निकलती है और लखनऊ से होकर बहती है। लखनऊ हो गया, जौनपुर हो गया। ठीक है, तो गोमती नदी को लखनऊ की जीवन रेखा भी बोला जा सकता है। ठीक है, और एक इसकी सहायक नदी है गंगा की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और केन नदी यमुना की सहायक नदी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। केन नदी किसका सहायक है, यमुना का। और राप्ती नदी जो नदी राप्ती नदी सीधे यमुना नदी में मिलती है, ये बात गलत है। जो गोरखपुर शहर है ना, वो गोरखपुर शहर किस नदी पे बसा हुआ है, राप्ती नदी पर। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, और पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि गोमती नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी केन नदी यमुना की सहायक नदी है और बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर बहती है। राप्ती नदी गंगा में मिलती है, ना कि यमुना नदी में। ठीक है, और याद कर लीजिए, पूछा गया है जो गोरखपुर शहर है किस नदी पर बसा है, राप्ती नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि उत्तर प्रदेश की झीलों के संबंध में सही कथन बताना है। तो कह रहा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर एक मानव निर्मित झील है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, जो कि भारत कह सकते हैं एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। सरसई नावर झील एक प्राकृतिक झील है, ये आपसे ऊपर पढ़ चुके हैं, ये भी बात सही, इटावा में है। रामसर झीलें केवल मानव निर्मित होती है, ये बात गलत है, दोनों हो सकती है, चाहे मानव निर्मित हो चाहे प्राकृतिक झील हो। तो यहाँ पर पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए रामसर साइट में दोनों को शामिल किया जाता है। आगे क्या है, देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील रिहंद बांध से बनी है, कहाँ पर है, सोनभद्र में है। ठीक है, और सरसई नावर झील प्राकृतिक झील है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, इटावा में है। और रामसर साइट में मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों शामिल हो सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के सीमा से जुड़े जिलों के संबंध में आप सबको सही बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन सेट किए है ना, इस प्रकार से सेट किए हैं, आप सबको एकदम बारीकी से तैयार हो जाएगा, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए क्या कह रहा है कि लखीमपुर खीरी जिला नेपाल से सीमा साझा करता है, ये आप सबको एकदम याद अब हो गया होगा। ठीक है, लखीमपुर खीरी जिला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और किस मंडल के अंतर्गत आता है, लखनऊ मंडल के अंतर्गत। और नेपाल से उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले सीमा बनाती हैं, 7 जिले सीमा बनाती हैं। ठीक है, इसमें से एक है लखीमपुर खीरी। ठीक है, और कह रहा कि सोनभद्र जिला छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों से लगता है, बिल्कुल बात सही है।
जो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और कुल 4 राज्यों से सीमा बनाता है। एक तो छत्तीसगढ़ हो गया, एक तो झारखंड, 2 बचा कौन-सा? एक तो बचा है बिहार और दूसरा बचा है मध्य प्रदेश। ठीक है? कह रहा कि बुंदेलशहर जिला राजस्थान, देखिए कोई जिला भी नहीं है बुंदेलशहर अच्छा बुलंदशहर जिला। देखिए बुलंदशहर जो ज़िला है वो राजस्थान से सीमा शेयर नहीं करता है। अभी आप सबको ऊपर बताए थे कि जो राजस्थान से 2 ही ज़िला सीमा बनाता है, एक तो आगरा हो गया, एक तो मथुरा हो गया। आगरा और मथुरा ज़िला केवल राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। 2 ज़िले याद कर लेना, आगरा और मथुरा किसके साथ सीमा बनाता है? राजस्थान के साथ। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है? तो देखिए जो लखीमपुर खीरी नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है? और कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने ज़िले बनाते हैं? 7 ज़िले। सोनभद्र जिला छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है। और बुलंदशहर राजस्थान से नहीं लगता, बल्कि राजस्थान से आगरा हो गया और मथुरा हो गया, 2 ज़िले सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के संबंध में सत्य कथन आप सबको बताना है। ठीक है? तो कह रहा कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था, बिल्कुल बात सही है। ठीक है? और मेरठ को एक क्रांतिकारी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? तो पहला तो सही है। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया था, ये भी बात सही। कानपुर में नेतृत्व कौन किए थे? नाना साहब। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ दिया था, ये बात तो एकदम गलत है। अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, बल्कि अंग्रेजों से क्या किए थे? युद्ध किए थे, अंग्रेजों के खिलाफ थी। ठीक है? तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इनका संबंध कहाँ से था? झांसी से था। ठीक है? तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्या है देखिए, 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था मेरठ शहर से हुआ था। और कानपुर में नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाना साहेब जी थे, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। और रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से लड़ी थी। ठीक है? और आप सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई को हीरोज ने क्या कहा था? एक मर्द की संज्ञा दिया था। ठीक है? अगला क्वेश्चन 35 क्या है? उत्तर प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन मतलब 1942 वाला के संबंध में सत्य कथन बताना है। आप सब देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो क्रम से ना आप सबका हर टॉपिक तैयार हो रहा है। ठीक है? तो जाहिर बात है इसमें 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो एक टॉपिक से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, बनाए भी गए हैं। ठीक है? लेकिन अलग अलग तरीके से। देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन है, 8 इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? 1942 में शुरू हुआ था। कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान 1942 में हुआ था, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि बलिया जिले में कुछ समय के लिए समांतर सरकार बनी, चिंतु पांडे ने बनाया था। ठीक है? तो ये भी बात सही है। कहाँ पर समांतर सरकार बना था? बलिया जिले में। और यह आंदोलन केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित था। देखिए इस जो तीसरे ऑप्शन में इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या जो ये सब जो आंदोलन था कि केवल शहरी क्षेत्रों में था? नहीं, शहरी क्षेत्रों में केवल नहीं था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत। देखिए क्यों गलत है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, तो बात सही है। बलिया में चिंतु पांडे के नेतृत्व में अस्थायी सरकार बनी थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? कब बनाए थे? शायद 10 अगस्त 1942 को। ठीक है? और ये आंदोलन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में फैला हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के संबंध में सत्य कथन बताना है। कह रहा कि एकता परिषद आंदोलन का संबंध किसानों से था। क्या बात सही? जो एकता परिषद आंदोलन है इनका संबंध किससे था? किसान। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन मुख्यतः भूमि और लगान से जुड़े थे। क्या बात सही? बिल्कुल बात सही। अच्छा किसान आंदोलन किस लिए करेंगे? भूमि से जो विवाद हो या कह सकते लगान से, तो इसी से जुड़े हुए ज़्यादातर आंदोलन किसानों से है। ठीक है? और कह रहा कि किसान आंदोलन केवल ब्रिटिश काल में हुए थे।
केवल ब्रिटिश काल में नहीं, ठीक है, किसान आंदोलन समय समय पर होते रहते हैं, आज के ज़माने में भी आप सब देख सकते हैं। तो तीसरा तो गलत है, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही। देखिए उत्तर प्रदेश में कई किसान आंदोलन हुए, ठीक है, इनका प्रमुख कारण क्या था, लगान था, भूमि और शोषण था। किसान आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भी हुए, ठीक है, ऐसा नहीं केवल अंग्रेजों के समय हुआ। चौरी चौरा क्षेत्र में किसान असंतोष ज़्यादा था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों के संबंध में आप सबको सत्य कथन बताना है, ठीक है, ट्राइब्स के बारे में। कह रहा कि थारू जनजाति तराई क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल बात सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यही पाई भी जाती है, जैसे गोरखपुर क्षेत्र हो गया, ठीक है, यहाँ सब कौन सी जनजाति पाई जाती है, थारू जनजाति। और कह रहा कि कोल जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती है, ये भी बात सही है। और संथाल जनजाति यूपी की प्रमुख जनजाति है। संथाल यहाँ नहीं पाई जाती उत्तर प्रदेश में प्रमुख। उत्तर प्रदेश के प्रमुख की हम बात करें तो आप बताएंगे थारू प्रमुख है। संथाल जनजाति ये सब झारखंड वाले क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। तो केवल पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आगे क्या है देखिए, थारू जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है, जैसे गोरखपुर क्षेत्र हो गया, ठीक है। कोल जनजाति सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, यहाँ सब पाई जाती हैं। संथाल जनजाति जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ सब संथाल जनजाति पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संबंध में आप सबको सत्य कथन बताना है, यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया है। कह रहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना क्या 1887 में हुआ था, बिल्कुल बात सही है। तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुआ था, 1887 में। यह भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिल्कुल बात सही है। इसको किस विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, केंद्रीय। बीएचयू लखनऊ में, ये तो सब लोग बता देंगे गलत है, क्योंकि बीएचयू कहाँ पर, बनारस में है, ठीक है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, ठीक है। देखिए BHU नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे क्या है देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में स्थापित हुआ और इसको एक उपनाम की संज्ञा दिया गया, याद कर लीजिएगा। इसको बोला जाता है पूरब का ऑक्सफोर्ड, किसको बोला जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। ये कैसा विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। BHU कहाँ पर है, बनारस में है, ना कि लखनऊ में, ठीक है। KGMU कई बार पूछा गया, ये भी कहाँ, लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन किलों के संबंध में आप सबको सत्य कथन बताना है। कह रहा कि झांसी का किला कहाँ पर है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं, उस 7 जिलों में एक जिला झांसी भी है, ठीक है। कह रहा कि आगरा किला यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये भी बात सही है। और चुनार किला गंगा नदी के तट पर स्थित है। देखिए चुनार कहाँ पर है, मिर्जापुर वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ गंगा नदी के तट पर आप कह सकते नहीं है, सॉरी गंगा नदी के तट पर है चुनार किला, ठीक है। ये भी करेक्ट आपका ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक मिनट, तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 का क्या बन जाएगा, डी। आगे क्या है देखिए, जो झांसी किला बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, ठीक है, जैसे ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, महोबा हो गया, ठीक है, चित्रकूट हो गया। तो आगरा किला किस नदी के किनारे है, यमुना नदी, और चुनार किला गंगा नदी के तट पर बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सहायक नदियों के संबंध में आप सबको कथन बताना है। कह रहे कि शारदा नदी गंगा की सहायक नदी है, बिल्कुल बात सही है। इसी को काली नदी बोला जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच सीमा साझा करता है, सीमा बनाता है, ठीक है। तो कह रहे कि हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, ये भी बात सही है, ठीक है। और कह रहे कि वरुणा नदी गोमती नदी की सहायक नदी है। वरुणा नदी क्या गोमती की सहायक नदी है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सब सही है, तो आप सबका क्या बन जाएगा, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्या है देखिए,
शारदा नदी गंगा तंत्र मतलब शारदा नदी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। हिंडन नदी यमुना में मिलती है। वरुणा नदी गोमती की सहायक नदी है और वाराणसी से जुड़ी है, ठीक है। आगे क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए अबे दोस्तों धीरे धीरे इसका लेवल और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। 41 क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सहायक नदियों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। और कह रहा है कि केन नदी यमुना की सहायक नदी है। ये तो बात सही है, आप सब ऊपर भी पढ़ चुके हैं। और बेतवा नदी गंगा की सहायक नदी है, ये बात गलत है, ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और कह रहा है कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश से होकर बहती, ये तो बात सही है, ठीक है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में बहती भी है। कौन सा इसमें लिखा, कौन सा कथन सही है? तो पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन का ई करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के झीलों के संबंध में सही कथन बताइए। कह रहा है कि नवाबगंज झील रामसर साइट है, बिल्कुल बात सही है। और सरसई नावर झील इटावा में है, ये भी बात सही है। और प्राकृतिक झील भी है और रामसर साइट भी है, ठीक है। पक्षियों प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। कह रहा है कि रामसर झीलें केवल प्राकृतिक होती है, नहीं मानव निर्मित भी शामिल है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवाबगंज झील रामसर साइट है, ठीक है। और जो सरसई नावर झील कहाँ पर है? इटावा में, जो कि प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सीमा वाले जिलों के संबंध में आपको सही कथन बताना है। कह रहा है कि सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा साझा करते, बिल्कुल बात सही है। कौन कौन सा है? जैसे मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और बिहार हो गया। कह रहा है कि पीलीभीत जिला नेपाल से लगा है, ये भी बात सही है। कह रहा है कि ललितपुर जिला मध्य प्रदेश से नहीं लगता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो ललितपुर जिला है तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, तो ये तो लगाता है, ये तो गलत हो गया। और मध्य प्रदेश के साथ कितना जिला शेयर होता है? 11 जिला। तो यहाँ पर देखिए सही कथन बताना है, तो सही कथन केवल कौन सा हो जाएगा? पहला और दूसरा हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखिए जो सोनभद्र है कितने कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। पीलीभीत किसके साथ सीमा बनाता है? नेपाल के साथ। और ललितपुर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से भी घिरा हुआ है ललितपुर। कह रहा कि 1857 की क्रांति के संबंध में आप सबको बताना है। कह रहा कि क्रांति का प्रथम सैन्य विद्रोह मेरठ में हुआ था, ये तो बात सही है। कह रहा कि बेगम हजरत महल लखनऊ से जुड़ी थी। 1857 की क्रांति में जो बेगम हजरत महल थी इनका संबंध कहाँ से था? लखनऊ से था, ये भी बात सही है, ठीक है। कह रहा कि कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश के नेता थे, क्या बात सही है? देखिए जो कुंवर सिंह थे ना, ये उत्तर प्रदेश, इनका संबंध था उत्तर प्रदेश से, क्या बात सही है? नहीं, ठीक है। आपको सही बताना तो केवल पहला और दूसरा सही हो जाएगा। देखिए कुंवर सिंह के बारे में आप सब देख लीजिए। 1857 जो मेरठ से 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था। बेगम हजरत महल का संबंध कहाँ से था? अवध से था। आप सब जोड़ सकते हैं कहाँ से? लखनऊ से था। और नाना साहेब का संबंध कहाँ से था? कानपुर से था। और कुंवर सिंह कहाँ के थे? ये बिहार के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में आप सबको बताना कौन सा सही है। कह रहा कि बलिया में समांतर सरकार बनी, ये बात सही है। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, ये भी बात सही है, ठीक है। अच्छा इस आंदोलन में ना जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे सब लोग, जब बड़े बड़े नेता लोग गिरफ्तार हो गए थे ना, तो स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए आंदोलन बहुत शक्तिशाली भी हो गया था। यह आंदोलन केवल शांतिपूर्ण था, नहीं हिंसक भी था। देखिए शांतिपूर्ण नहीं था, ये हिंसक भी था।
तो केवल पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही। ठीक है, आगे क्या है, देखिए बलिया में अस्थायी सरकार बना, कौन बना था, चिंतू पांडे ने बना था। ठीक है, और आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में था। ये आंदोलन कई जगह हिंसक भी हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है कि जड़ोड़ मिट्टी गंगा के मैदान में पाई जाती है, बिल्कुल बात सही है, खादर बाग इससे बनता है। ठीक है, और काली मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी आप सबको याद हो गया होगा। और लाल मिट्टी भी पाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, और लाल मिट्टी तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, तराई क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो केवल पहल, यहाँ देखिए कह रहा कि कौन सा कथन सही है, तो केवल पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो केवल पहला दूसरा सही होगा। तो लाल मिट्टी भी कहाँ पाई जाती है, अपने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड वाले हिस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ, लखीमपुर खीरी जिले में, बिल्कुल बात सही है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व नेपाल सीमा बनाता है, ये भी बात सही है। हस्तिनापुर टाइगर रिजर्व सबसे पुराना, देखिए हस्तिनापुर कोई टाइगर रिजर्व सबसे पहले है ही नहीं, तो केवल पहला और दूसरा सही है। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो 47 का कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी। आगे क्या 48, कह रहा कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों के संबंध में आप सबको सत्य कथन बताना है। कह रहा कि थारू जनजाति तराई क्षेत्र में पाई जाती है, आप सब पढ़ चुके हैं, सही है। कह रहा कि कोल जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है, ये भी बात सही है। कह रहा कि भील जनजाति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, क्या बात सही है। देखिए जो भील जनजाति है ना, ये मध्य प्रदेश के हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, तो केवल पहला और दूसरा बात सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या 49, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के संबंध में सत्य कथन बताना है। कह रहा है कि BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, पहला तो बात सही है, एन ए बेसेंट के सहयोग से। ठीक है, और कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये भी बात सही है। कह रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, नहीं, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन किलों के संबंध में आप सबको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि चुनार किला गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप सब ऊपर कर चुके हैं। कह रहा है कि कलिंजर किला बुंदेलखंड क्षेत्र में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बादा जिले में है। और बादा जिला कहाँ पर आता है, किसके हिस्से में आता है, बुंदेलखंड, ये भी बात सही है। कह रहा है कि आगरा किला रावी नदी कहाँ, आगरा में चल जाएगा, यहाँ यमुना नदी होगा। ठीक है, तो तीसरा आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बाकी आंसर क्या करेक्ट बन जाएगा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ से अब आप सबको नए नए टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, बिल्कुल बात सही है, सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। कह रहा कि गेहूँ रबी फसल है, ये भी बात सही है, जिसे ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, सब लोग जानते हैं, तो सही है। धान की खेती उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में अधिक होती है, तो कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो 51 को आपको बताना है। यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। धान की खेती ज़्यादातर तराई क्षेत्र में अच्छी मानी जाती है, अच्छी पैदावार होती है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पादक प्रथम स्थान पर है। गेहूँ रबी की फसल है और इसे ठंडी जलवायु और कम वर्षा की ज़रूरत भी होती है। धान को अधिक पानी चाहिए, ठीक है, इसलिए इसकी खेती पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक होती है। आप सब कह सकते हैं जो तराई वाला क्षेत्र है, जैसे गोरखपुर वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, महाराजगंज वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ सब धान की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है जगह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही कथन बताना है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, ये तो बात सही है, पेपर में पूछा गया है। ठीक है,
यहाँ वर्षा का मुख्य स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून है। जो उत्तर प्रदेश में बारिश होता है किस मानसून के अंतर्गत होता है, तो आप बताएंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। ये भी बात सही है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में औसत वर्षा अधिक होती है। आप सब जानते हैं बुंदेलखंड सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो सही कथन कौन सा है, तो केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट आप सबका बन जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु मानसून प्रभाव वाला है। ठीक है, और राज्य में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, और बुंदेलखंड क्षेत्र में अल्प वर्षा होता है, कम बारिश होता है। आप कह सकते हैं ये सूखा प्रभावित क्षेत्र भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन राज्यों के संबंध में सत्य कथन बताइए। ठीक है, अच्छा कह रहा है अच्छा जो महाजनपद की बात कर रहा है। ठीक है, तो कुल कितने महाजनपद थे, 16, और 16 में से केवल 8 महाजनपद कहाँ पर पाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये भी आप सबसे पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद पाए गए हैं, तो आप बताएंगे 8 महाजनपद। देखिए, तो कह रहा है कि कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। बिल्कुल बात है, कौशल जो महाजनपद था इसकी राजधानी कहाँ थी, अयोध्या थी। ठीक है, और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, ये भी बात सही है। और पांचाल महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, ये बात गलत है, अक्षेत्र वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, और इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। हो सकता है अब की बार आप सबके जूनियर असिस्टेंट में महाजनपद से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो महाजनपद को अच्छे से आप सब तैयार कर लेंगे, पूछा जा सकता है। देखिए, कौशल राज रामायण काल से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ थी, अयोध्या थी। और वर्ष महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी थी। वर्तमान वाला क्षेत्र कहाँ पर पड़ता, प्रयागराज में। और पांचाल की राजधानी अक्षेत्र और काम्पिल्य थी। ठीक है, मथुरा नहीं। आगे क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, देखिए कह रहा है कि 1857 की क्रांति से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में कथन देखें। कह रहा है कि नाना साहब का वास्तविक नाम धुंधु पंत था। क्या बात सही है, बिल्कुल बात सही। नाना साहब का जो रियल नाम था क्या था, धुंधु पंत। कह रहा कि बेगम हजरत मान ने अवध क्षेत्र में अंग्रेजों का विरोध किया, बिल्कुल बात सही है। तो लखनऊ से नेतृत्व तो इन्होंने किया था, है ना। और कह रहा कि तीसरा कह रहा कि तात्या टोपे उत्तर प्रदेश के निवासी थे। तात्या टोपे क्या उत्तर प्रदेश के निवासी थे, नहीं। ये क्वेश्चन, अच्छा तात्या टोपे का नाम आप सब बहुत ज़्यादा सुने हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सब रिलेट करेंगे, हाँ उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, केवल पहला और दूसरा सही हो जाएगा। कहाँ से इनका संबंध था, तात्या टोपे का संबंध महाराष्ट्र से था। ठीक है, आगे क्या है अगला क्वेश्चन, आगे देखिए, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इनका असली नाम क्या था, धुंधु पंत था। बेगम हजरत मान ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था। और तात्या टोपे महाराष्ट्र से थे, यूपी के नहीं। ठीक है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। कह रहा कि एक आंदोलन अवध क्षेत्र से संबंधित था, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि किसान आंदोलन लगान और बिगाड़ के विरोध में थे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बात सही है। कह रहा कि किसान आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध थे, जमींदारों के विरुद्ध नहीं थे, ये बात गलत है। देखिए, जो किसान आंदोलन करते थे ना, वो अंग्रेजों के खिलाफ भी करते थे और जमींदारों के भी खिलाफ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है, तो केवल पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सत्य बन जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एका आंदोलन कहाँ से संबंधित था, अवध क्षेत्र से संबंधित था, एक प्रकार का किसान आंदोलन था। किसानों का मुख्य जो विरोध था अत्यधिक लगान और बेगार प्रथा के खिलाफ था। किसान आंदोलन जमींदारों और अंग्रेजों दोनों के खिलाफ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा कि उत्तर प्रदेश की कृषि पर जलवायु प्रभाव के संबंध में कथन देखें। कह रहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की खेती अधिक होती है, बिल्कुल बात सही। यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा होती है। ठीक है,
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना प्रमुख फसल है, ये भी बात सही है। तो ठीक है, यहाँ पर गन्ना की उत्पादकता भी ज़्यादा होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त है। देखिए ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ बारिश कम होता है। तो सही बताना था, तो आपका पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे देख लेते हैं। पहले देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक बारिश होने के कारण धान की खेती भी अच्छी होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना का जो उत्पादन करता है, उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई की कमी है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की खरीफ फसलों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि धान एक खरीफ फसल है जिसे अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो धान किसके अंतर्गत आता है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो 57 का तो पहला स्टेटमेंट क्या है, तो सही है। कह रहा कि मक्का की खेती उत्तर प्रदेश में खरीफ और रबी दोनों मौसमों में होती है, ये भी बात सही है। ठीक है, और ज्वार की खेती उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में अधिक होती है। देखिए ज्वार की खेती तराई क्षेत्रों में ज़्यादा नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट एकदम क्या है, गलत है। ठीक है, तो कह रहा कि आप सबको कौन सा कथन यहाँ पर देखिए सही है। तो केवल सही कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए धान की खेती, धान खरीफ फसल है, ठीक है, और इसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। मक्का दोनों मौसमों में उगाई जाती है, और ज्वार जो होता है ना शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है, ना कि तराई क्षेत्रों में। और तराई क्षेत्र में ज़्यादा कौन होता है, धान होता है, गन्ना होता है, ये सब ज़्यादा फसल होती है। जैसे गोरखपुर का एकदम तराई क्षेत्र वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु विविधता के संबंध में आप सबको कथन देखना है, कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि तराई क्षेत्र में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यही बात एकदम सही है। कह रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में अर्ध शुष्क जलवायु होती है, ये भी बात सही है। ठीक है, यहाँ पर बारिश कम होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में वार्षिक वर्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कम होती है। देखिए जो आप सबका ऐसा मान लो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ पर कम वर्षा होती है। ठीक है, इस हिस्से में तो ये बात गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया है। ठीक है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा ज़्यादा होती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम। तो सही बताना है, तो सही कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही बन जाएगा। ठीक है, आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं कि तराई क्षेत्र हिमालय के निकट होने से ये क्या है, आर्द्र है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कम वर्षा होती है, इसलिए अर्ध शुष्क जलवायु है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वैदिक कालीन एवं प्राचीन राज्यों के संबंध में कथन देखें। तो कह रहा है कि कौशल और वत्स महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभी आप सबको ऊपर बताए थे कुल कितने महाजनपद थे, 16, और 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में। तो कौशल और वत्स महाजनपद उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। ठीक है, कर की श्रावस्ती कौशल राज्य की एक प्रमुख नगरी थी, ये भी बात सही है। कर की मल्ल गणराज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी, ये बात गलत है, मल्लों की राजधानी हस्तिनापुर नहीं थी। तो पहला और दूसरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। देखिए आगे क्या है कि कौशल और वत्स दोनों महाजनपद उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है, और श्रावस्ती कौशल की प्रमुख नगरी थी और राजधानी भी थी। ठीक है, और मल्ल गणराज्य की राजधानी कहाँ थी, कुशीनगर में, और पावा थी। ठीक है, हस्तिनापुर की नहीं थी, हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता था। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कह रहा कि 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश की भूमिका के संबंध में कथन देखें। कह रहा कि कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये बात एकदम सही है। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने सक्रिय रही, ये भी बात सही है। ठीक है, और मेरठ में क्रांति का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था, क्या बात सही है, नहीं, ये बात गलत है। ठीक है,
तो मेरठ में तात्या टोपे नहीं थे, तो सही कथन बताना है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, सही। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि कानपुर में नेतृत्व कौन किए थे, नाना साहेब किए थे, और लखनऊ से नेतृत्व कौन किए थे, बेगम हजरत महल। मेरठ में सैनिक विद्रोह द्वारा शुरू हुआ था, तात्या टोपे द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1857 की क्रांति के सामाजिक प्रभाव के संबंध में कथन देखें। कह रहा कि इस क्रांति में किसान, सैनिक, जमींदार शामिल थे। जो 1857 की क्रांति हुई थी, लगभग हर वर्ग के लोग भाग लिए थे, केवल कुछ ही वर्गों को छोड़कर। यह क्रांति केवल सैनिक विद्रोह तक सीमित थी। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट अगर ऐसे आ जाएगा ना, तो आप सबको कंफ्यूज होगा ही। तो क्या केवल इसमें सैनिक विद्रोह तक ही सीमित थे? नहीं, अभी आप सब ऊपर देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग इससे जुड़े थे। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत। कह रहा कि उत्तर प्रदेश इस क्रांति का मुख्य केंद्र था, ये बात एकदम सही है। ठीक है, जो मेरठ शहर था, तो सही कथन बताना है, तो पहला और तीसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। आगे क्या है देखिए कि 1857 की क्रांति में विभिन्न वर्गों की भागीदारी इसमें थी, और ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि जन आंदोलन के रूप में ये शुरू हो चुकी थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख केंद्र इसका था, जैसे कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है, झांसी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन से संबंधित कथन को देखना है। कह रहा कि एका आंदोलन अवध क्षेत्र से था, ये आप सब ऊपर पढ़ चुके हैं। एक ये भी एका क्वेश्चन से आंदोलन आपके पेपर में बना है, बात सही है। कह रहा कि किसान आंदोलनों का नेतृत्व केवल शिक्षित वर्ग ने किया, केवल शिक्षित वर्ग ने थोड़ी न किया था। ठीक है, तो 62 का तो जो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा। कह रहा कि किसान आंदोलनों का संबंध भूमि सुधार से भी था, ये भी बात सही है, जैसे कर हो गया, लगान हो गया, भूमि सुधार से भी था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सही बताना है, तो केवल पहला और तीसरा सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत। आगे क्या देखिए क्या है कि एका आंदोलन अवध क्षेत्र से था। किसान आंदोलनों में किसान स्वयं नेतृत्व करते थे, और इनका जो मेन मकसद था, जैसे भूमि सुधार करना, भूमि लगान कम करना, है ना, ये सब शामिल इसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के संबंध में कथन देखें। कह रहा कि गन्ना आधारित उद्योग उत्तर प्रदेश में विकसित है। बिल्कुल बात सही, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे उद्योग हैं जो गन्ने पर, जैसे चीनी हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ हैं। कृषि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बड़े भाग को रोजगार देती है, ये भी बात सही है, कृषि से बहुत लोग जुड़े हैं। ठीक है, आप सब इतना समझ सकते हैं, लगभग 77% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कृषि से तो जुड़े होंगे ही। उत्तर प्रदेश में कृषि पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करती है, ये बात गलत है। क्या पूरी तरह वर्षा पर डिपेंड है? नहीं, यहाँ पर बड़ी बड़ी नहरों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई होती है। तो केवल पहला और दूसरा सही है। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। ठीक है, तो केवल बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों एकदम सही है। ठीक है, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है। राज्य की बड़ी आबादी कृषि पर डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पर नहरों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई होती है, इसलिए पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु का कृषि पर प्रभाव के संबंध में आप सबको कथन बताना है। कह रहा है कि मानसून की अनिश्चितता कृषि जोखिम बढ़ाती है, बिल्कुल बात है। देखिए, आप सब भी देखते होंगे जब जून जुलाई में मानसून आता है, ठीक है, तो एक किसान उम्मीद के साथ अपनी धान की मतलब जिस हिसाब से रोपाई उपाई करता है, ठीक है, तो मानसून पर भी डिपेंड करता है। ठीक, कह रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं बेहतर है, ये भी बात सही है ना, तो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर सुविधाएं भी बेहतर हैं। कह रहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा सामान्य घटना है, सामान्य घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है। ठीक है, ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो आप सब
को सही बताना, केवल पहला और दूसरा आपका स्टेटमेंट सही है 64 का। 64 का देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा सामान्य घटना। हाँ, देखिए हम समझ नहीं पाए। बिल्कुल बात सही कहा, सूखा तो यहाँ पर सामान्य घटना है, यहाँ पर सूखा तो पड़ता ही है, ठीक है। देखिए, मानसून की अनिश्चितता फसलों को प्रभावित करती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहर हो गया, ट्यूबवेल हो गया, इन सब के माध्यम से ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। और बुंदेलखंड आप सब जानते हैं सूखा प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर आप सब जानते हैं यहाँ पठारी एरिया ज़्यादा है, बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगरों के संबंध में कथन देखें। कह रहा कि अयोध्या रामायण काल से जुड़ी, बिल्कुल बात सही है। मथुरा महाभारत काल से जुड़ी, ये भी बात सही है। और कौशाम्बी सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था, ये बात एकदम गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कौशाम्बी नहीं था। सही बताना है तो केवल पहला और दूसरा सही बन जाएगा, ठीक है। देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी। और किस काल से संबंधित है, रामायण काल से। मथुरा श्री कृष्ण और महाभारत काल से जुड़ी है। और कौशाम्बी जो वैदिक महाजनपद काल का नगर था, ना कि सिंधु घाटी काल से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी, बिल्कुल बात सही है। और ये भी आप सब ऊपर पढ़ चुके हो, इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ प्रारंभ से ही केंद्रीय विश्वविद्यालय रहा। देखिए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट आप सब तो ऐसे उड़ा दिए होंगे चुटकियों में, लेकिन अब जब आप सब अगर तीसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आप सबका होना 100% तय है। क्या जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, क्या ये प्रारंभ से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय ही था? ठीक है, देखिए प्रारंभ से ही नहीं था, ठीक है, तो ये बात गलत है। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, 1887 में हुआ था। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, पेपर में पूछा गया है। शुरू में प्रांतीय विश्वविद्यालय था, बाद में इसको क्या बना दिया गया था, बना दिया गया केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन क्या है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसको BHU बोलते हैं, इनके संबंध में आप सबको बताना है कौन सा सही है। कह रहा कि BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, ये भी बात सही है, आप सब ऊपर पढ़ चुके हैं। कह रहा कि बनारस में स्थित है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये भी बात सही है, बनारस में है और कैसा केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी, क्या बात सही है? तो 67 का। अब बताइए, देखिए जो इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं की गई थी, तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। इसके बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BHU की स्थापना कब हुआ था, 1916 में। कौन किए थे, मदन मोहन मालवीय साहब ने किए थे। ये कहाँ पर है, बनारस में है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसकी स्थापना राष्ट्रवादी प्रयासों से हुआ था, ना कि ब्रिटिश सरकार द्वारा। और BHU शिक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसको बोलते AMU के संबंध में आप सबको सही बताना है। कह रहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था, ये भी बात सही है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये भी बात सही है। इसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई थी। ऐसे जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, पूछा जाते हैं, तो इनका पूछने का मकसद है कि ये कब स्थापित हुआ था, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई थी, ठीक है। कब हुआ था, 1920 में हुआ था, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनाएंगे, बी, ठीक है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान ने किया था, या इनके प्रयासों से हुआ था। एक कैसा विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई थी, ये याद कर लीजिए, 1920, खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के तात्कालिक एवं राष्ट्रीय संस्थानों के संबंध में आपको बताना कौन सा सही है।
कह रहा कि आईआईटी कानपुर भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक है। बिल्कुल बात सही है। आईआईटी कानपुर आप सब जानते हैं ये बराबर सुर्खियों में बना रहता है। कह रहा कि आईआईटी कानपुर की स्थापना 1959 में हुआ था। ठीक है, तो ये बात सही है। देखिए ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो कहीं कहीं आप सब देखेंगे इसका स्थापना 1960 दिया है। ठीक है, तो इसका स्थापना 1959 में हुआ था। ठीक है, और ये निजी क्षेत्र द्वारा संचालित संस्थान, निजी क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो सही बताना है, पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही। देखिए इसकी स्थापना के संबंध में 1960 1959 दोनों दिया है। ठीक है, आगे क्या है देखिए, आईआईटी कानपुर भारत के शीर्ष तकनीकी संस्थानों में गिना जाता है। इसकी स्थापना 1959 में हुआ था। आईआईटी एक केंद्रीय सरकारी संस्थान है, निजी नहीं। ठीक है, जितने भी बहुत सारे आईआईटी क्या हैं, सरकारी, मतलब सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थानों के संबंध में आप सबको कथन बताना है। कह रहा कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान, ये ऐसे इसका इंग्लिश में याद कर लीजिएगा। ये कहाँ पर, लखनऊ में स्थित है। बिल्कुल बात सही। कुपोषण वाला भी कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में, ये भी बात सही है। ये दोनों संस्थान कृषि एवं जैविक तकनीकी से जुड़े हैं। क्या बात सही है। देखिए यहाँ पहला वाला भी कृषि से संबंधित है, दूसरा वाला भी, तो ये तीसरा वाला भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा, सी। मतलब तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट बन जाएगा, ऑल स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए CIMAP लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और औषधि पौधों पर काम करता है। IISR भी लखनऊ में स्थित है, शुगर केन वाला। ठीक है, और गन्ना अनुसंधान से जुड़ा है। दोनों कृषि संस्थान जैव तकनीकी क्षेत्र में इनका योगदान है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय के संबंध में कथन बताइए। कह रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय एक राज्य विश्वविद्यालय, ये भी बात सही है। इसकी स्थापना कह रहा है कि 1920 में हुआ था, कि लखनऊ जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1920 में हुआ था, तो ये भी बात सही है। ये भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, ये राज्य का विश्वविद्यालय है। तो पहला और दूसरा सही बन जाएगा, और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसकी स्थापना 1920, यह केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित रक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों के संबंध में कथन देखें। कह रहा कि DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला कहाँ पर है, कानपुर में स्थित है। बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि इसरो का कोई भी प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्या इसरो का कोई प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल बात सही है, नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की संख्या कम है। तो उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान क्या कम है, तो 72 का आप सबका कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। तीसरा स्टेटमेंट क्या गलत है, सही बताना है। तो पहला और दूसरा सही बताएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या है कि कानपुर में DRDO की जुड़ी प्रयोगशाला है, और इसरो का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कई वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र आप सब देखते होंगे, लखनऊ में बहुत सारा है। ठीक है, प्रयोगशाला केंद्र हैं, बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 कह रहा कि उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिल्कुल बात सही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। क्या 1920 में विश्वविद्यालय का इसको दर्जा मिला था, तो ये भी बात सही है। और लखनऊ विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय की श्रेणी में आता है, ये बात गलत है, नहीं आता है। सही बताना था, केवल पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है, देखिए BHU भारत का प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान महोदय ने किया था इसकी स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित तकनीकी शिक्षा संस्थानों के संबंध में कथन देखिए। कह रहा कि IIT कानपुर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, भी बात सही है।
हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है, कानपुर में स्थित है। क्या बात सही है? क्या कानपुर में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बात सही है। एक कहाँ पर है? कानपुर में है। और HBTU एक निजी विश्वविद्यालय है, ये बात गलत है, निजी नहीं है। तो सही बताना था। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए IIT कानपुर भारत के शीर्ष तकनीकी संस्थानों में शामिल है। HBTU कानपुर में स्थित एक सरकारी संस्थान है, यह निजी विश्वविद्यालय नहीं है। तकनीकी संस्थानों की प्रकृति। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के कृषि एवं अनुसंधान संस्थानों के बारे में आप सबको सही कथन बताना है। कह रहा कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अभी आप सब ऊपर पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन बना पेपर में। और भारतीय यह गन्ना फसल के विकास से संबंधित अनुसंधान, बिल्कुल बात सही है। और यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित है। तो 75 का कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो सही बताना था, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सब सही है। देखिए जो IISR लखनऊ में स्थित है और गन्ना अनुसंधान का राष्ट्रीय संस्थान भी है। ये गन्ना उत्पादन किस्म तकनीकी पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित औषधि एवं जैव तकनीकी संस्थान के बारे में कथन देखना है, बताना है कौन सा सही है। कह रहा है कि CIMAP लखनऊ में स्थित है, ये भी बात सही है। CIMAP औषधीय एवं सुगंधित पौधों पर अनुसंधान है। तो अगर ये नाम आप सब याद किए होंगे तो पहला आपका वैसे पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान है, राज्य सरकार द्वारा नहीं है, केंद्रीय, तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होगा। तो केवल बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है अच्छा, तो ICMAP इसका पूरा नाम क्या आप सबका होगा? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनिया, एक मिनट, देखिए इसका पूरा नाम क्या होगा? तो आप बताएंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनियल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, जो सुगंधित पौधे पर काम करता है। आगे क्या है नेक्स्ट, देखिए इसी के बारे में लिखा हुआ है, आप सब पूरा नाम देख लीजिएगा। 77 क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय के संबंध में बताना है कथन। कह रहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, अब इसका नाम क्या कर दिया गया? अयोध्या में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। यह एक राज्य विश्वविद्यालय, ये भी बात सही है। इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई थी, तो ये बात गलत है, स्वतंत्रता से पहले नहीं होता बल्कि स्वतंत्रता के बाद। तो सही बताना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला और दूसरा। देखिए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अयोध्या में स्थित है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 अगला क्वेश्चन क्या? देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश स्थित रक्षा एवं सामरिक संस्थानों के बारे में कथन देखना है। कह रहा है कि आयुध निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। इसका संबंध रक्षा उत्पादन से, ये भी बात सही है। ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती है, ये बात गलत है। तो 78 में कौन सा आंसर आप सबका हो जाएगा? केवल पहला और दूसरा। ठीक है, देखिए कानपुर में आयुध निर्माण फैक्ट्री स्थित है, याद। आगे देखिए क्या है कि यह रक्षा उपकरणों और हथियार के निर्माणों से जुड़ा हुआ है। यह केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, ना कि निजी क्षेत्र के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार के संबंध में कथन आपको बताना कौन सा सही है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालय मौजूद है, बिल्कुल बात सही है। और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या हाल के वर्षों में बढ़ी है, ये भी बात सही है। आप सब भी देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये ज़्यादा फोकस इसी पर करे, निजी विश्वविद्यालय पर। ठीक है,
और उत्तर प्रदेश में केवल तकनीकी विश्वविद्यालय ही कार्यरत है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं, गलत। तो केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक अनुसंधान महत्व के संबंध में कथन देखें। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल से शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा, जैसे जौनपुर हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया। ठीक है, बात तो सही है। कह रहा कि वाराणसी और प्रयागराज ऐतिहासिक शिक्षा केंद्र हैं, ये भी बात सही है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है देखिए, कह रहा कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक अनुसंधान संस्थान का अभाव है। अभाव नहीं है, ठीक है, तो बात सही है, बात है गलत है। तो सही बताना, केवल पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही। बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है। वाराणसी, प्रयागराज ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है। और आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, टेक्नोलॉजी वाले, है ना। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। कह रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिल्कुल बात सही। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये भी बात सही है। तो लगभग 74 है किसका, राष्ट्रीय का, लगभग 64 है किसका, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 950 है, 950 का, इतना ज़्यादा थोड़ी नहीं है। तो सही बताना, केवल पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, सॉरी ऊपर हमने मिस्टेक कर दिए थे, 67 पॉइंट है, हमने वहाँ ऊपर 64 बता दिया। ठीक है, 67 पॉइंट है, 67 लगभग याद कर लीजिए, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है कि लिंगानुपात है कितना है, 912 है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में प्राचीन राजाओं और उनके शासन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। कह रहा कि कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, ये भी बात सही है। अयोध्या भी थी। ठीक है। अयोध्या को सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी माना जाता है, ये भी बात सही है। मौर्य सम्राट अशोक का शासन केवल दक्षिण भारत तक सीमित था, ये बात गलत है। ठीक है। सही बताना है, केवल पहला और दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 72 का आपका हो जाएगा ए आल आपका। ठीक है। देखिए, श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। अयोध्या को सूर्यवंशी राजधानी माना जाता है। सम्राट अशोक का शासन लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 83। आगे क्या देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लेखकों के संबंध में कथन देखना है। कह रहा कि प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी महाजनपद में हुआ था, वाराणसी जनपद में हुआ था, बात तो सही है। और महादेवी वर्मा जो छायावाद की प्रमुख कवित्री थी, ये भी बात सही है। और हरिवंश राय बच्चन का संबंध प्रगतिवाद से था। देखिए, हरिवंश राय जो बच्चन थे, इनका क्या संबंध प्रगतिवाद से था, ये बात गलत है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। देखिए, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। महादेवी वर्मा छायावाद की 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थी। हरिवंश राय बच्चन छायावादोत्तर काव्य से जुड़े थे, प्रगतिवाद से नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पत्र पत्रिकाओं से संबंधित आप सबको बताना कौन सा सही है। सरस्वती पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से था, बिल्कुल बात सही है। हंस पत्रिका का संपादन कौन किए थे, प्रेमचंद किए थे, ये भी बात सही है। आज पत्रिका का संपादक बंगाल से था, ये बात गलत है। ठीक है। देखिए, सही है, आप सबको बताना है कौन सा कथन सही है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देखिए, सरस्वती पत्रिका इलाहाबाद, जो कि अब क्या है, प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था, प्रेमचंद जी ने किया था। और आज पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से था, ना कि बंगाल से था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आज याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल से संबंध कथनों पर विचार कीजिए।
कह रहा कि बेलन घाटी पुरापाषाणकालीन साक्ष्यों में प्रसिद्ध है। बिल्कुल बात सही। ये बेलन घाटी कहाँ पर है? ये प्रयागराज में पाई जाती है। ठीक है। कह रहा कि इस काल में मानव शिकारी एवं खाद्य संग्रह करता थे। ये भी बात सही है। जो आदि मानव लोग थे शिकार करते थे, मतलब मानव लोग जो थे शिकार करते थे और अनाज का भंडार भी करते थे। ठीक है। इस काल में कृषि का विकास हो चुका था। क्या बात सही है? देखिए पूरा पाषाण काल की बात कर रहा है, तो पूरा पाषाण काल में कृषि का विकास थोड़ी ना होगा, ये तो नव पाषाण काल में हुआ था। तो सही बताना है तो केवल पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। आगे क्या देखिए, जो बेलन घाटी कहाँ पर? प्रयागराज का जो मेजा वाला क्षेत्र है ना, तहसील वाला क्षेत्र, वहाँ है और पूरा पाषाण के अवशेषों से प्रसिद्ध है। इस काल में मानव शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर था और कृषि का विकास आप सब जानते हैं नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नव पाषाण काल के संबंध में कथन देखिए। कह रहा है कि नव पाषाण काल में कृषि और पशुपालन का विकास हुआ। बिल्कुल बात सही है। कोल-डिहवा स्थल चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। ये भी बात सही है। कोल-डिहवा कहाँ है? यहीं पर है, प्रयागराज में ही है। ठीक है। और इस काल में मानव पूर्णतः घुमंतु जीवन जीता था। जब कृषि का विकास हुआ ना तो धीरे धीरे जो मानव था ना वो अस्थाई होने लगा। तो सही बताना है, केवल पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। ठीक है। देखिए नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन शुरू हो चुका था। कोल्डिया उत्तर प्रदेश के चावल की खेती के साक्ष्यांश मिले हैं। इस काल में मानव अस्थाई बस्तियां में रहने लगा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में कथन देखें। देखिए कह रहा है कि ताजमहल आगरा में स्थित है। बिल्कुल बात सही है। ये यूनेस्को में शामिल है। कब शामिल किया गया था? 1983 में। आगरा का किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ये भी सही है। ये भी कब शामिल किया गया? 1983 में। दोनों एक ही वर्ष। फतेहपुर सीकरी राजस्थान में स्थित है। नहीं, राजस्थान में नहीं स्थित, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी यूनेस्को में शामिल है। ये कब शामिल किया? 1986 में। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में यूनेस्को में 3 ही स्थल है जो शामिल है, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। ठीक है। तो केवल पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए तो आगरा का ताजमहल आगरा में स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है, यूनेस्को में शामिल है। कब शामिल किया गया? 1983 में। आगरा का किला ये भी यूनेस्को में शामिल है 1983 में भी। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ना कि राजस्थान में। इसको कब शामिल किया गया था? 1986 में। आप सब जानते हैं यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा है, जो कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था गुजरात अभियान के विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्राचीन नगरों के संबंध में कथन देखें। कह रहा है कि वाराणसी विश्व के प्राचीनतम निरंतर बसे शहरों में से एक है। आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा प्राचीन शहर कौन है? बनारस है। सही है। और कौशाम्बी प्राचीन काल में व्यापारिक केंद्र था। ये भी बात सही है। और मथुरा एक धार्मिक महत्व केवल बौद्ध धर्म से जुड़ा है। ये बात गलत है। जैन धर्म भी शामिल है। ठीक है। सही बताना है तो पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा गलत है। ठीक है। देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि वाराणसी को विश्व के प्राचीनतम नगरों में गिना जाता है। कौशाम्बी एक ऐसा केंद्र था, व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र था। मथुरा का महत्व हिंदू हो गया, जैन हो गया, बौद्ध धर्म, तीनों धर्मों का ऐतिहासिक केंद्र है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के नगरीकरण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। इसको हटा देते हैं। कह रहा है कि 2011 में उत्तर प्रदेश का नगरीकरण स्तर 25% से कम था। बिल्कुल बात सही है। लगभग 23% आप कह सकते हैं नगरीकरण है। उत्तर प्रदेश का नगरीकरण राष्ट्रीय औसत से कम है। ये भी बात सही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगरीकरण पूर्वी उत्तर प्रदेश से अधिक है। ये जो उत्तर प्रदेश का नगरीकरण राष्ट्रीय औसत से कम है, हाँ सही तो है। तो ये भी बात सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। देखिए उत्तर प्रदेश का नगरीकरण लगभग कितना परसेंट था? 22%। यह भारत के राष्ट्रीय औसत से कम है। लगभग कितना? 31 कम है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश औद्योगिक होने के कारण अधिक नगरीकृत है। यहाँ पर पढ़े लिखे भी ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, साक्षरता भी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में प्राचीन राजवंशों के इस प्रशासन से संबंधित कथन देखें। कह रहा कि मौर्य काल में कौशल क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रमुख भाग था, बात सही है। गुप्त काल में प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था, प्रशासनिक केंद्र था। क्या गुप्तों का प्रशासनिक केंद्र था? बिल्कुल बात सही है। और गुप्त शासकों ने उत्तर प्रदेश को राजधानी बनाया था। गुप्त शासकों ने उत्तर प्रदेश को राजधानी बनाया था। क्या बात सही है? तो देखिए, गुप्त शासकों ने नहीं बनाया था, यहाँ पर हो जाएगा बी आपका करेक्ट ऑप्शन। देखिए, कौशल मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण भाग था। प्रयाग गुप्त काल में धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र था। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये जो पटना वाला पाटलिपुत्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश के लेखकों और उनके साहित्य योगदान के संबंध में आपको कथन बताना कौन सा सही है। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का संबंध बनारस से था, ये भी बात सही है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की रचना, ये भी बात सही है। सुमित्रानंद पंत जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, नहीं, इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा आंसर। एल्मोड़ा में नामक स्थान पर हुआ था। देखिए, जयशंकर प्रसाद बनारस से संबंधित और कामायनी इनका महाकाव्य है, ठीक है। और सुमित्रानंद पंत का जन्म एल्मोड़ा, जो कि तत्कालीन उस समय उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। अब कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। आगे क्या है कि उत्तर प्रदेश की पत्र पत्रिकाओं के संबंध में आपको कथन बताना कौन सा सही है। कह रहा कि सरस्वती पत्रिका ने हिंदी गद्य को दिशा दी, ये भी बात सही है। हंस पत्रिका सामाजिक यथार्थ से जुड़ी थी, ये भी बात सही है। कह रहा कि प्रताप पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश से नहीं होता, उत्तर प्रदेश से होता था, ये बात गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बताना है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। देखिए, सरस्वती पत्रिका ने हिंदी साहित्य को वैचारिक आधार दिया। हंस सामाजिक यथार्थवादी पत्रिका थी। और प्रताप का प्रकाशन कहाँ से होता था? कानपुर से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन औजारों के संबंध में कथन देखें। कह रहा है कि इस काल में मुख्यतः पाषाण औजार प्रयुक्त होते थे। पाषाण मतलब पत्थर के औजार, तो बिल्कुल बात सही है। बेलन घाटी से हस्त कुठार प्राप्त हुआ, ये भी बात सही है। इस काल में धातु का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, ये बात गलत है, ठीक है। तो केवल पहला और दूसरा बात सही है, जो कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार प्रमुख थे। बेलन घाटी से हस्त कुठार जैसे औजार मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 94 देखिए, नवपाषाण कालीन जीवन शैली के संबंध में आप सबको बताना है। करके मानव अस्थायी निवास बनाने लगा था, बिल्कुल बात सही। यहाँ पर कृषि पशुपालन ये सब प्रचलित हो गया था, ठीक है। तो मानव धीरे धीरे क्या हो गया था? अस्थायी। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन का प्रयोग बढ़ा, ये भी बात सही है। मानव पूर्णतः शिकार पर निर्भर था, नहीं, कृषि पर भी आधारित हो गए थे, ठीक है। तो सही बताना है कथन, तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाएगा। देखिए, नवपाषाण काल में अस्थायी बस्तियां बनने लगी थी, मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग बढ़ गया था, और मानव शिकार के साथ साथ किस पर भी निर्भर हो गया था? कृषि पर, ठीक है। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के यूनेस्को स्थलों के संबंध में कथन देखें। कह रहा है कि ताजमहल श्वेत संगमरमर से निर्मित है, बिल्कुल बात सही है। और यमुना नदी के किनारे स्थित है, और यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1983 में। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बनवाया गया था, किस अभियान के तहत? जब अकबर ने गुजरात अभियान को जीता था, उसी की खुशी के उपलक्ष्य में यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, और इसको यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया। और झांसी का किला यूनेस्को में शामिल है, ये बात गलत है, तो सही बताना है, केवल पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है देखिए, ये सब क्वेश्चन आप सबसे पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन शिक्षा केंद्रों में के संबंध में आप सबको बताना कौन सा कथन सही है। कह रहा कि वाराणसी वैदिक शिक्षा का केंद्र रहा, ये भी बात सही है। श्रावस्ती बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ये भी बात सही है। और श्रावस्ती में आप सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, ठीक है।
और मथुरा केवल व्यापारिक केंद्र था, ये बात गलत है। तो सही कथन बताना है तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए वाराणसी वैदिक के ज्ञान का प्रमुख केंद्र था, श्रावस्ती बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था, क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ पर बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास और संस्कृति के संबंध में बताना सत्य कथन। कारण कि प्रयाग को त्रिवेणी संगम के कारण धार्मिक महत्व है, बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पर आप सब जानते हैं हर 12 वर्ष पर महाकुंभ का मेला लगता है। अयोध्या का संबंध रामायण काल से, बिल्कुल बात सही है। किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के तट पर। कौशाम्बी का महत्व केवल मध्यकाल से था, ये बात गलत है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर जो प्रयागराज में कौन सा त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है, क्योंकि गंगा हो गया, यमुना हो गया और सरस्वती, 3 नदियों का यहाँ पर मिलन होता है। सरस्वती जो कि अदृश्य नदी अब है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विकास के संबंध में कथन देखें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश वैदिक, बौद्ध और जैन संस्कृति का केंद्र रहा, ये भी बात सही है। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक इतिहास तक निरंतर विकास दिखता है, ये भी बात सही है। उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक योगदान सीमित रहा, ये बात गलत है। तो सही बताना है तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की नहर प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि गंगा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन नहरों में से एक है। क्या गंगा नहर है? कर की शारदा नहर परियोजना का संबंध तराई क्षेत्र से, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई का योगदान नगढ़ है, ये बात एकदम गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे प्राचीन गंगा नहर है, क्या बात सही है? ये मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप सब इसका कमेंट बॉक्स में आप सब एक बार देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसका होगा। आप सब अपनी बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन से संबंधित कथन बताना है। उत्तर प्रदेश में नहर हो गया, नलकूप हो गया, तालाब, इन सब के माध्यम से सिंचाई होता है, बिल्कुल बात सही है। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही नलकूप से सिंचाई होता है। ठीक है, और नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी बात सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा आधारित कृषि प्रमुख है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर सब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई के विविध साधनों पर, जैसे नलकूप हो गया, नहर हो गया, ठीक है, और मानसून पर भी कुछ निर्भर करते हैं, जैसे धान की खेती के लिए। ठीक है, और 100 क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख त्योहारों के संबंध में आपको बताना है। कह रहा कि कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है, बिल्कुल बात सही है। देव दीपावली का आयोजन बनारस में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देव दीपावली कहाँ होता है, बनारस में, ये भी बात सही है। और लट्ठमार होली का संबंध पूर्वी उत्तर प्रदेश से, ये बात गलत है। ठीक है, तो सही बताना है, केवल पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही। तो आगे क्या है देखते हैं। देखिए कुंभ मेला हर 12 वर्ष पे लगता है, महाकुंभ मेला, आप कुंभ नहीं महाकुंभ बोलते हैं। ठीक है, और लट्ठमार होली कहाँ होता है, बरसाना में होता, पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभी दोस्तों देखिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसमें टोटल 107 क्वेश्चन है। ठीक है, बस 10 मिनट और होगा। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के संगीत घरानों के संबंध में आपको कथन बताना है। कह रहा कि बनारस घराना तबला वादन से संबंधित है, बिल्कुल बात सही है। और लखनऊ घराना कथक से संबंधित है, बिल्कुल बात सही है। बनारस घराना केवल शास्त्रीय गायन तक सीमित है, ये बात गलत है। सही बताना है, केवल पहला और दूसरा सही बन जाएगा। ठीक है, देखिए बनारस घराना जो गिरजा देवी है ना, ठुमरी, इन सब का संबंध कहाँ से, बनारस घराना। और लखनऊ घराना कथक से संबंधित है। ठीक है, और बनारस घराना केवल गायन तक सीमित नहीं है, और भी चीज़ें यहाँ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बनारस घराने से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों के संबंध में कथन देखें। कह रहा कि पंडित किशन महाराज बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक थे। सबसे पहले आप सबको बताना कि जो पंडित किशन महाराज थे, क्या बनारस घराने से थे? अगर बनारस घराने से हैं और क्या ये तबला वादक भी थे, तो बिल्कुल बात सही है, इनका संबंध तबला वादक और बनारस घराने से संबंधित हैं। और पंडित समता प्रसाद का संबंध भी बनारस घराने से था, ये भी बात सही है।
और बिरजू महाराज बनार घराने से संबंधित है। बिरजू महाराज का संबंध बनार घराने से नहीं था, तो दूसरा और पहला केवल सही होगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? पहला। और बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? आप सब जानते हैं, लखनऊ घराने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के संबंध में आपको बताना कौन सा सही है। आप जानते हैं कि 24 जनवरी 2018 को शुरू हुआ था, ये जापान से प्रेरित। ठीक है। कह रहा है कि ODOP योजना का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देना, बिल्कुल बात सही है। और बनारस का ODOP उत्पाद बनारसी साड़ी है। हाँ ठीक है, साड़ी को भी मिला है। आगरा का ODOP उत्पाद पीतल है। पीतल नहीं है तो आप जानते हैं वहाँ आगरा में क्या प्रसिद्ध है? पेठा उठा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। देखिए आगरा का ODOP चमड़ा जूता ये सब उद्योग है, पीतल कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है उत्तर प्रदेश के खेल के संबंध में। कह रहा है कि हॉकी उत्तर प्रदेश का प्रमुख खेल माना जाता है, बिल्कुल बात सही है। मेजर ध्यानचंद का संबंध उत्तर प्रदेश से था, ये भी बात सही है। और कुश्ती का विकास केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये बात गलत है। तो सही बताना, केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है। देखिए हॉकी उत्तर प्रदेश का प्रमुख खेल है। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर? प्रयागराज में। और मेरठ में इन्हीं के नाम से खेल विद्यालय भी बना है, विश्वविद्यालय भी। ठीक है। आगे क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश में पारंपरिक खेल एवं सांस्कृतिक संबंध में आप सबको बताना कौन सा सही है। कह रहा कि कुश्ती का संबंध अखाड़ा परंपरा से, ये भी बात सही है। बनारस संगीत और खेल दोनों के लिए प्रसिद्ध है। और पारंपरिक खेल उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है, समाप्त नहीं हो चुका, अभी भी है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि उत्तर प्रदेश की नहरों और कृषि के संबंध में आपको कथन बताना कौन सा सही है। कह रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना खेती नहर और नलकूप से सिंचाई पर निर्भर है, बिल्कुल बात सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की समस्या अधिक है, क्या बात सही है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कृषि पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है, तो ये बात गलत है। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की सिंचाई की समस्या पर आधारित है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? पहला और दूसरा। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना की सिंचाई पर आधारित है, जैसे ट्यूबवेल हो गया, नहर हो गया, इन सब के माध्यम से सिंचाई होती है। ठीक है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधा अपेक्षाकृत कम है, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना करें तो कम ही है। ठीक है। और आप सब जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज़्यादा विकसित है। और उत्तर प्रदेश की कृषि पूरी तरह वर्षा पर निर्भर नहीं है, सिंचाई पर भी निर्भर करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मैराथन का, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक आर्थिक पहचान के संबंध में कथन बताना है। दोस्तों आप सबको ये वीडियो, आप सब जितने आप सबके ग्रुप हैं, आप सब अपने दोस्तों के साथ, आप सब अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ठीक है। कह रहा कि घराने ये उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान है, बिल्कुल बात सही है। जैसे बनारस घराना हो गया, ठीक है, आगरा घराना हो गया, लखनऊ घराना हो गया। तो ODOP योजना उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते, ये भी बात सही है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित, ये बात गलत है। तो केवल पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही। दोस्तों आप सब देख रहे हैं 107 क्वेश्चन कवर हो गया है। आप सब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।